परिचय। परिचय भारतीय सभ्यता, शिक्षा, दर्शन, आयुर्वेद, कला और वास्तुकला और कई अन्य क्षेत्रों में अग्रणी रही है। एस्ट्रिस्क भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ा मूल्य उसका खुलापन और मानव जाति की बेहतरी की इच्छा है। पूरे विश्व की एक परिवार के रूप में अवधारणा भारत में उत्पन्न हुई, जो स्वयं भारत की वैश्विक पहुंच के बारे में बहुत कुछ कहती है। एस्ट्रिस्क आयुर्वेद संभवतः चिकित्सा की सबसे प्राचीन प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई और दुनिया की सभी सभ्यताओं तक पहुंची। एस्ट्रिस्क यह आयुर्वेद का वैश्वीकरण है। कुछ आधुनिक विचारकों ने अन्य चिकित्सा पद्धतियों को आयुर्वेद से भी पुराना मानना गलत और पक्षपाती विचार प्रतीत होता है। एस्ट्रिस्क तो आइए उस समय प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों पर गौर करें और फिर एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने का प्रयास करें। मेसोपोटामिया सभ्यता 4000 ईपू। मेसोपोटामिया सभ्यता 4000 ईपू। यह सभ्यता प्राचीन मानव सभ्यता में सबसे अधिक मानी जाती है। एस्ट्रिस्क जैसा कि चिकित्सा एक सभ्यता का एक अभिन्न अंग है, चिकित्सा की मेसोपोटामिया प्रणाली को भी चिकित्सा की सबसे पुरानी प्रणाली माना जाता है। एस्ट्रिस्क चिकित्सा की मेसोपोटामिया प्रणाली में चिकित्सक शक्तिशाली पुरोहित बिरादरी के साथ निकटता से जुड़े हुए थे और अनिवार्य रूप से तीन मुख्य प्रकार के थे: बरु द्रष्टा, जो अटकल में विशेषज्ञ थे; असिपु ओझा; और आसुक, उपचार करने वाले पुजारी, जो सीधे बीमारों की देखभाल करते थे। एस्ट्रिस्क पुस्तकालय में संग्रहीत विशेष मिट्टी के कागजों में चिकित्सा का ज्ञान दर्ज किया गया था। मेसोपोटामिया की चिकित्सा पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु: टाइम्स रक्त को जीवन का आधार और यक्ष को उसका स्थान माना जाता था। टाइम्स यकृत को एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था और रोग के रोगजनन की कसौटी था। टाइम्स मूत्र तैला बिंदु जैसी कसौटी परीक्षा प्रचलन में थी। बेबीलोनियन सभ्यता 2000 ईसा पूर्व। बेबीलोनियन सभ्यता 2000 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया सभ्यता 2000 ईसा पूर्व के आसपास अपना रास्ता खो गई और तीन भागों में बिखर गई, जिनमें से उत्तरी भाग को बेबीलोन के रूप में जाना जाता था। एस्ट्रिस्क बेबीलोन यूफ्रेट्स नदी के तट पर एक शहर था। हम्मुराबी राजवंश इस क्षेत्र के शासकों का विस्तार किया गया है, असीरिया तक। बेबीलोन की चिकित्सा प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु: चंद्रमा को औषधियों का राजा माना जाता था, जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले राक्षसों, कीटाणुओं को मारने की शक्ति थी। एस्ट्रिस्क मर्दुका को देवता माना जाता था, जिससे रोग का नाश होता है। एस्ट्रिस्क बाद में औषधियों की 8 शाखाएं कहा जाता है कि 8 देवता हैं। ऐसी मान्यता थी कि पृथ्वी, जल और वायु में राक्षसों के कारण होने वाली कई बीमारियां मौजूद हैं। एस्ट्रिस्क राक्षसों के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों को अलग अलग नाम दिए गए थे। उपचार की मुख्य पंक्ति थी: दैवव्यपाश्रय। असीरियन सभ्यता 1200 ईसा पूर्व। असीरियन सभ्यता 1200 ईसा पूर्व। असीरियन सभ्यता में वर्तमान के विभिन्न देश शामिल हैं। इस दिन का नाम इज़राइल, जॉर्डन, ओमान और साइप्रस आदि। एस्ट्रिस्क असीरियन चिकित्सा पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु: उस पर जादू का बोलबाला था और डॉक्टर भी दवाओं का इस्तेमाल पाउडर, टैबलेट और एनीमा जैसी विभिन्न तैयारियों में करते थे। चिकित्सक के बैग में दवाएं, उपकरण और बैंडिंग सामग्री शामिल थी। चिकित्सक उसका रिकॉर्ड रख रहे थे। मिट्टी के कागजों पर अनुभवयः तथ्य दर्ज है कि वैद्य अर्दानन ने राजा असरदान के अमावत को ठीक किया था। सोठा जैसी बीमारी को दांतों से जुड़ा माना जाता था। इलाज के तौर पर दांत निकालने को अपनाया गया। मधुष्टिका का प्रयोग अमावत रोग में औषधि के रूप में सुडेशन चिकित्सा के साथ किया जाता था। एस्ट्रिस्क उत्खनित कुछ उपकरण शल्य चिकित्सा के अभ्यास का भी सुझाव देते हैं। एस्ट्रिस्क नई दवाओं का परीक्षण दासों को प्रजा के रूप में प्रयोग किया जाता था।
मिस्र की सभ्यता 3000 ईसा पूर्व। मिस्र की सभ्यता 3000 ईसा पूर्व मिस्रवासियों को कैलेंडर, अंकगणित, ज्यामिति, लेखन और कागज की खोज के विकास का श्रेय दिया जाता है। पेपर पेपिरस रीड द्वारा तैयार किया गया था। मिस्र की चिकित्सा पद्धति की एक झलक। हेरोडोटस 450 ईस्वी ने इस चिकित्सा पद्धति के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि मिस्र की पूरी दुनिया चिकित्सकों से भरी हुई है। चिकित्सक विभिन्न विशिष्टताओं से संबंधित थे, जैसे कुछ आंखों से संबंधित थे, कुछ दांतों से और अन्य। ट्राई नाम से प्रसिद्ध एक महत्वपूर्ण चिकित्सक आंखों और उदर का विशेषज्ञ था, जबकि सहूरे नाक से संबंधित है। पूजा के स्थान चिकित्सा शिक्षा के केंद्र थे। मृत शरीरों की ममीकरण की प्रसिद्ध प्रक्रिया शायद मिस्र की कुशाग्रता का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। प्रक्रिया अत्यधिक वैज्ञानिक थी। नरम अंग को हटा दिया गया और फिर साफ किया गया और फ्यूमिगेट किया गया और उसके बाद कपड़े से लपेट दिया गया। इस प्रकार यह प्रक्रिया शरीर रचना विज्ञान के ज्ञान से जुड़ी है। मिस्रवासियों को विभिन्न रोगों के बारे में पता था, जैसे अमावता, दंतरोगा आदि। पैपायरस 1500 ईपू उस समय की चिकित्सा पद्धति का अभिलेख है। मुख्य उपचार दैवव्यपाश्रय था। दैत्य और देवता रोग और स्वास्थ्य के प्रेरक कारक थे। खतने के अभिलेख उपलब्ध हैं। विभिन्न जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था मिस्र के चिकित्सकों द्वारा। स्रोतों को पेटू कहा जाता था। रोग की उत्पत्ति का कारण स्रोतों में रुकावट और वहदू, विष का प्रवेश माना जाता था। उनके द्वारा शुद्धिकरण उपचारों, रक्तपात और दोसा के निष्कासन के महत्व को जाना जाता था। आसान प्रसव के लिए विभिन्न आसन और गर्भ निरोधकों के उपयोग के बारे में उन्हें पता था। यूनानी सभ्यता 2000 ईपू। यूनानी सभ्यता 2000 ईपू अपने दार्शनिकों के लिए जानी जाने वाली सभ्यता ने चिकित्सा के विकास में बहुत योगदान दिया है। यूनानी चिकित्सा के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। दवा धर्म से जुड़ी थी। देवताओं के श्राप को रोग का कारण माना जाता था, जबकि उनके आशीर्वाद से रोग ठीक हो जाता था। खून की कमी को रोकने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। शरीर के महत्वपूर्ण बिंदु मर्म उनके द्वारा जाने जाते थे। रक्तपात में जोंक का उपयोग था व्यवहार में। पूजा के स्थान थे औषधीय शिक्षा केंद्र और प्रशिक्षण। चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने चिकित्सा पद्धति को एक दार्शनिक दृष्टि प्रदान की। वे चतुर्विध दोष, वायु, जल, भूमि, पथ्य अपथ्य आदि का अनुमोदन करते हैं। दार्शनिक फिथागोरस, जो बुद्ध के समकालीन थे, ने यूनानी चिकित्सा में सोच को प्रभावित किया। उन्होंने जीवन का एक कोड विकसित किया, जिसे फाइटागोरस जीवन शैली कहा जाता है। दवा का स्रोत था शारीरिक रोग का नाश, जबकि संगीत मानसिक रोगों का उपचार था। ईडी विभिन्न सभ्यताओं और उनकी चिकित्सा प्रगति पर एक नज़र डालने के बाद आयुर्वेद के साथ उनके संबंधों को समझने और इसकी वैश्विक पहुंच का पता लगाने का यह उपयुक्त समय है। आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य प्रणालियों के बीच समान दृष्टिकोण के कई उदाहरण हैं, जो आयुर्वेद ज्ञान के प्रभावशाली वैश्विक प्रसार का सुझाव देते हैं। दृष्टिकोण में समानता के कुछ बिंदु हैं। सामान्यतः सभी पद्धतियों में उपचार की दैवव्यपश्रय पद्धति को प्राथमिकता दी गई है। रक्त को जीवन धाम के रूप में स्वीकार किया गया है। एसटी यह है, बाबुल के लोगों ने आयुर्वेद की तरह चंद्रमा को औषधियों का राजा माना है। आयुर्वेद 8 शाखाओं का प्रचार करता है, इसलिए करें बेबीलोनियन। औषधियों के रूप में, औषधियों के रूप में, औषधियों के रूप में चूर्ण, गोली आदि का उपयोग आयुर्वेद में लंबे समय से किया जाता रहा है, जिसका उल्लेख असीरियन पद्धति में मिलता है।
मिस्र की प्रणाली और आयुर्वेद में बहुत समानता है। सूर्य की पूजा से लेकर स्रोतों की अवधारणा के साथ साथ मृत शरीर के संरक्षण के मूल विचार तक के मुद्दे कमोबेश समान हैं। उपर्युक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद की उपस्थिति उस समय की विभिन्न सभ्यताओं में थी जो इसके वैश्वीकरण की ओर इशारा करती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यूनानी प्रणाली और आयुर्वेद में सबसे अधिक सहमति के बिंदु देखे गए हैं। दार्शनिक पहलू लगभग समान हैं और दोनों चिकित्सा पद्धतियों के विकास को प्रभावित किया है। यूनानी पद्धति को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के विकास का आधार कहा जाता है। ग्रीक प्रणाली और आयुर्वेद में कुछ सामान्य मुद्दे हैं। आयुर्वेद प्रणाली का पंच महाभूत सिद्धांत ग्रीक में अपना रास्ता खोजता है क्योंकि उत्तरार्ध सर्वव्यापी आकाश को छोड़कर जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी के चार मूल तत्वों को स्वीकार करता है। हालांकि दार्शनिक प्लेटो ने आकाश को भी स्वीकार किया था। यूनानी चार मूल भाव दोष अर्थात वात, पित्त, कफ और रक्त को स्वीकार करते हैं। आयुर्वेद हालांकि त्रिदोष को रक्त के अत्यधिक महत्व के साथ स्वीकार करता है। पदार्थ और वाडमार्ग के बारे में अरस्तु का विचार चरक के विवरण जैसा दिखता है। प्रसार में अमा की अवधारणा को महत्व दिया गया। रोग और उपचार के बारे में ऋतुओं के साथ स्वास्थ्य के संबंध को दोनों ने स्वीकार किया है। हिप्पोक्रेट्स शपथ भाले अनुशासन और नैतिकता के आयुर्वेद सिद्धांत पर आधारित हैं। जलोदर में तरल पदार्थ को हटाना सामान्य दृष्टिकोण है। उपरोक्त आख्यान से यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद ने चिकित्सा की सभी प्रणालियों को प्रभावित किया है। यह लगभग निश्चित है कि इन सभ्यताओं के बीच व्यापार संबंध इन देशों सभ्यताओं के लिए आयुर्वेद ज्ञान सहित ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम रहा है। दक्षिण पूर्व देशों में आयुर्वेद का प्रसार। दक्षिण पूर्व देशों में आयुर्वेद का प्रसार आयुर्वेद कंबोज, जावा, थाईलैंड, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और नेपाल जैसे कई दक्षिण पूर्व देशों में पहुंच गया है। कंबोज इसके राजा जयावर्मन द्वितीय ने 1881 में अनेक चिकित्सालय स्थापित किए थे। कंबोज में द्रोण, कुदव, करश, अंगुली आदि नापतौल की इकाइयां प्रचलन में थीं। आयुर्वेद को यहाँ गंधर्व शास्त्र, संगीत, होराशास्त्र, ज्योतिष आदि के समान सम्मान दिया गया है। जावा जावा सरकार का आयुर्वेद के लिए एक अलग विभाग था जिसके माध्यम से स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था। बौद्ध धर्म के साथ साथ आयुर्वेद का भी यहाँ प्रचार हुआ। थाईलैंड थाईलैंड के चिकित्सकों को जीवक का पर्याय कुमार बक्का कहा जा रहा था। थाईलैंड में कई आयुर्वेदिक ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में जीवक का वर्णन किया गया है। राजा रामपंचम ने एक सम्मेलन आयोजित किया है और वहां इकट्ठे हुए पंडितों द्वारा वैद्य शास्त्र संग्रह प्राप्त किया है। यह पुस्तक आज भी थाईलैंड के लिए आयुर्वेद में एक अधिकार है। थाईलैंड से वैद्यकर्म ऋषि नाम से द्विमासिक का प्रकाशन हो रहा है। थाईलैंड सरकार के पास सभी संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथों का थाई भाषाओं में अनुवाद किया गया था। थाईलैंड की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ही है। इस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ आयुर्वेद कैंपा, कंबोज, मलसिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, जावा, सुमात्रा आदि पूर्वी एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों में फैल गया। कई आयुर्वेद ग्रंथों का इन देशों की भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसके अलावा हम इन सभी देशों की भाषाओं में संस्कृत शब्द पाते हैं। तिब्बत एक समय में यह भारत का एक हिस्सा था और इसे त्रिविष्टपम स्वर्ग के नाम से जाना जाता था। स्वर्ग के सर्वोच्च इंद्र के रूप में हम जिसे मानते हैं वह तिब्बत में कहीं रहा होगा।
इस तिब्बत के माध्यम से भारतीयों का चीन के साथ व्यापारिक संबंध, व्यापारिक लेनदेन और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। 8वीं शताब्दी में एक तिब्बती राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय से कमलशिला और संतरक्षित नाम के दो महान शिक्षकों को तिब्बत में आमंत्रित किया था। संतरक्षित तिब्बत में एक धार्मिक प्रमुख बन गए और उन्होंने समय के दौरान बौद्ध धर्म की लामा रेखा की स्थापना की। 8वीं शताब्दी में कई आयुर्वेदिक और संस्कृत पुस्तकों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया था। अष्टांग समग्र के साथ वैदुर्यक भाष्य और नागार्जुन की रचनाएं और कई अन्य रसशास्त्र ग्रंथ आज भी तिब्बती भाषा में उपलब्ध हैं। बर्मा। सुवर्ण देश बर्मा कभी हमारे देश का हिस्सा था। यहाँ कुछ शताब्दियों 9वीं से 12वीं तक आयुर्वेद, बौद्ध धर्म और बौद्ध मठों का एक साथ विकास हुआ। इसका भारतीय नाम सुवर्ण भूमि था और इसके दक्षिणी भाग को श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म के प्रसार और इन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, व्यापार और धार्मिक लेनदेन के कारण आयुर्वेद का बर्मा में व्यापक प्रचार हो सका। श्रीलंका। यहाँ हीरे की संपत्ति के कारण इसे सिंहल द्वीप और रत्न द्वीप भी कहा जाता है। श्रीलंका हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय ताम्रलिप्ति से जहाजों पर श्रीलंका जाते थे। श्रीलंका को ही ताम्रपर्णी कहा जा रहा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनकी पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गई। इससे पता चलता है कि भारत श्रीलंका संबंध बहुत लंबे समय से, गुप्त काल से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक थे। आयुर्वेद श्रीलंका में बौद्ध मठों में एक शाखा थी। कई बौद्ध भिक्षु आयुर्वेदवादी और बौद्ध दार्शनिक दोनों थे। श्रीलंका में आयुर्वेद को सिंहल वेदरला के नाम से जाना जाता था। प्राचीन श्रीलंकाई औषधीय पुस्तकें हैं जो चरक संहिता के समान हैं। आयुर्वेद की तरह श्रीलंका की स्वदेशी प्रणाली भी आज आयुर्वेद की तरह कूर्ण, क्वाथ, आसव और अरिष्ट का उपयोग करती है। श्रीलंका में भी सिद्ध और यूनानी पद्धतियां प्रचलित हैं।